हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर इट डे इन एंड डे आउट। यानी कि देखो, सफलता उन्हीं लोगों के साथ में रहेगी जो दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, है ना, हार्डवर्क कर रहे होंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन आपने मेहनत करी और हफ्ते भर का आराम करा तो उससे सक्सेस आपके हाथ नहीं लगने वाली। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आपने पूरे 9 दिन उपवास रखा और एक दिन आपने इतना सारा 9 दिन का खाना खाने की सोची। पॉसिबल है? 9 दिन का खाना आप एक दिन में तो नहीं खा सकते, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको हर रोज़ वो आपका ना दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए कि आपको हार्डवर्क तो करना ही करना है। आपका मन नहीं है तो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप फिटनेस की अपना ध्यान रखना चाहते हैं, आपका मन नहीं है तो भी आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कई लोगों ने बना रखा होता अपना स्केड्यूल कि ना मैं जब तक, चाहे मैं 9 बजे एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं 10 बजे करूं, चाहे मैं 11 बजे करूं, जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपकी लाइफ में कुछ दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस को हासिल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का आर्टिकल है वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके ऊपर एक चार्ज लगा था। ठीक है, 2016 में, कि उनने स्टॉमी डेनियल्स नाम की एक महिला को, जो कि पॉर्न अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको उनने पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे? 1,30,000 US डॉलर्स। ठीक है, और डायरेक्टली नहीं दिए थे, अपने जो अटॉर्नी हैं, यानी कि अपने जो वकील हैं माइकल कोहेन, उनके थ्रू दिए थे। ठीक है, उस टाइम पे इलेक्शन भी चल रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि ये कहा गया। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या हो गया, वो मैरिड थे, उनका दूसरी जगह अफेयर था, तो क्या इस वजह से उनके ऊपर चार्जेस लगे? उनके ऊपर चार्जेस इस वजह से नहीं लगे, उनके ऊपर चार्जेस ये इस बात के लगे कि जो उनने जो पैसा लिया है, ठीक है, वो उनका जो उनने पैसा उनको दिया है, वो पैसा वो वाला पैसा है जो उनके पास में इलेक्शन कैंपेन के लिए डोनेशन मनी आया था। ठीक है, और इंडिया में भी जैसे हर एक आपके पास जब इलेक्शन टाइम होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को आपको सारी डिक्लेरेशन देनी होती है, राइट, कि आपका पैसा कहाँ से आया, कहाँ यूज़ किया गया। ठीक है, वो सारा का सारा डिक्लेरेशन देना होता है। तो वैसा ही यूएस में है कि आपको सारा का सारा डिक्लेरेशन देना होता है, पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ से आया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपने कितना कितना पैसा यूज करा, वो सारा कुछ उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं तो कि उनने उनको पैसे दिए और उस टाइम पे उनने माइकल कोहेन को दिए और इलेक्शन जीतने के बाद उनने माइकल कोहेन को दिए, तो उसमें ये मतलब हो गया कि उनने पैसे की हेरफेर दिखाई है, कुछ फॉल्सिफिकेशन हुआ है बिजनेस रिकॉर्ड्स का। इस चीज के ऊपर उनके ऊपर केस किया गया है। ठीक है, ना कि इसके ऊपर कि उनने उनके साथ में कोई उनको मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए, इस चीज के ऊपर कोई केस नहीं किया गया। बट ये फिर बड़ी बात हो जाती है कि जो फॉल्सिफिकेशन है यूएस में वो मिसडिमिनर है। मतलब कि कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है, वो सिर्फ ये कि आपने गलत, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपने झूठ बोला, तो झूठ बोलने पर आपको सजा नहीं हो सकती, लेकिन आपने वो मॉरली गलत किया है। ठीक है, वो आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है कि आपने मॉरली गलत किया है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई सजा तो नहीं, लीगली कोई सजा तो नहीं दे सकता, है ना। तो वैसे ही ये कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके ऊपर लीगली कोई एक्शन, वो एक गलत कार्य तो है बट वो फैलनी नहीं है, यानी कि सजा योग्य कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ये उनको कहा गया। अब अगर उनको मिस्टर ट्रंप को किसी चार्ज में सजा दिलवानी है तो सारा का सारा दारोमदार जो मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है एल्विन ब्रैग, उनके ऊपर पड़ जाता है कि वो ना सिर्फ बुक कीपिंग के जो झूठे आरोप, मतलब फॉल्स बुक कीपिंग, यानी कि गलत बुक कीपिंग आपको पता है क्या होता है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स जिनको अकाउंट्स बोलते हैं ना, वो कि अकाउंट्स, गलत अकाउंट्स मेंटेन करने का डायरेक्ट लिंक वो ट्रंप के साथ साबित कर दे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो उनको ये करनी होगी ताकि वो जो ये है ये सारा का सारा क्राइम हो, साबित हो जाए कि ये क्राइम था और जो है उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सके। ठीक है, ये उनको करना पड़ेगा। तो अब इसी उथल पथल में सारा कुछ चल रहा है, सारा जो भी
अभी इवेंट्स चल रहे हैं वो हो रहा है, ठीक है कि और अब देखो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम होता है तो जो उनकी ऑपोजिशन वाली पार्टी है कि डेमोक्रेट्स, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने इनको ऐसे हरा दिया, मतलब इनके ऊपर केस साबित हो गया, तो अगले इलेक्शन में हमारी जीत हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने क्या किया उससे पार्टी का क्या लेना देना है ना। ऐसे तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो हर एक पार्टी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य पे जेल जाते हैं। तो फिर इस बेसिस पे तो हम कभी भी पार्टीज को नहीं चुनते। हम पार्टीज को उन्हीं को चुनते हैं जो आगे काम करने में, जिन्होंने पहले काम किया है और आगे काम करने की जिनसे उम्मीद है, राइट। तो ये चीज़ है। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस बात से खुश ना हो कि ये सोच के ना बैठे कि उनको जो है अगला जो इलेक्शन है 2024 का, उसमें आसानी हो जाएगी, वो फेवर में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is primary charge against former US President Donald Trump in the New York indictment related to Stormy Daniels? इंडिक्टमेंट होता है जो उनके ऊपर चार्ज लगे हैं, केस हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर। तो उनके ऊपर सबसे प्राइमरी बेसिक मुख्य चार्ज क्या लगा हुआ है? मुख्य चार्ज ये लगा है दस्तावेजों में हेर फेर, गलत दस्तावेज पेश करना, है ना, ये लगा है। तो इंसाइटिंग इंसरेक्शन, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। विद होल्डिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की उनने जरूरी जानकारी छुपाई, तो उनने छुपाई नहीं, उन्हें फॉल्स ही प्रेजेंट कर दी, ठीक है। वायलेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंस लॉ, ये भी स्थापित करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ये स्थापित कर देना कि उन्हें फाइनेंस लॉ जो है, कैंपेन्स के ऊपर जो फाइनेंस लॉ होते हैं उनका उल्लंघन किया है, तो उनके ऊपर चार्ज करना आसान हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे अब राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई, वैसे उनको भी दोबारा कभी चांस ना दिया जाए इलेक्शन लड़ने का, राइट। तो ये तो वो स्थापित करना चाह रहे हैं, पर ये प्राइमरी चार्ज नहीं लगा है। प्राइमरी चार्ज लगा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन पैसेज? पैसेज के बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन इंडिक्टेड बाय अ ग्रैंड ज्यूरी इन न्यूयॉर्क इन द केस ऑफ हश मनी पेड टू स्टॉर्मी डेनियल्स इन 2016, कि 2016 में स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसा दिया गया। हश मनी होता है वो पैसा जो किसी को बहुत भारी रकम जो किसी को अपना मुंह बंद रखने के लिए दी गई हो, ठीक है, कि आप ये चीज सामने नहीं लाएंगे, मैं आपको इसके लिए पैसा देता हूँ, उसको बोलते हैं हश मनी, ठीक है। हश मतलब जैसे अब पेरेंट्स भी बच्चों को करते तो करते नहीं हश, तो मतलब वो उनको चुप करने के लिए बोल रहे हैं। तो हश मनी मतलब कि वो जो पैसा दिया जा रहा है वो आपको चुप रहने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज लगा था, ये तो सही है, इनको ये चार्ज तो लगा ही है। इंडिक्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ felony चार्ज फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स इन न्यूयॉर्क। बोल रहे कि न्यूयॉर्क में बिजनेस रिकॉर्ड्स के गलत तथ्य पेश करना एक फैलनी है, जो कि ऐसा नहीं है, वो फैलनी नहीं है, वो मिसडिमिनर है, यानी कि वो छोटा सा चार्ज है कि आपने गलत दस्तावेज पेश कर दिए और अभी उनके ऊपर सीधे तौर पे स्थापित भी नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंस लॉज माइट बी साइटेड फॉर चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप, कि उनके ऊपर इस चीज के चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि उनने फाइनेंस लॉ जो कैंपेन के इलेक्शन कैंपेन होते हैं उस दौरान पे फाइनेंस लॉज का उल्लंघन किया है। तो ये तो वो स्थापित करना चाह रहे हैं ना। द मैनहट्टन DEA's reliance on hush money case could potentially result in blowback for Democrats, कि जो ऑपोजिशन वाले अटॉर्नी हैं यानी कि वकील हैं, अगर वो टोटली हश मनी वाले केस के ऊपर ही रहेंगे कि मैं बस यही स्थापित कर दूं, तो वो ना डेमोक्रेट्स के ऊपर बैकफायर कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर ही हावी हो सकता है, क्योंकि हश मनी का केस जो है वो बनता नहीं है, ठीक है। किसी ने आपका मुंह बंद रखने के लिए आपको पैसे दिए पर उन्होंने ऐसा कुछ क्राइम किया ही नहीं था, वो तो ये था कि उनका पर्सनल कोई रिलेशन था जिसके वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, ठीक है। तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। What potential negative outcome for the Democrats
is associated with the Manhattan DA's reliance on hush money case against Donald Trump. क्या उनके ऊपर, अगर जो DA हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, जो उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, अगर वो सिर्फ हश मनी वाले केस के ऊपर लगे रहे कि वही स्थापित करना चाहें वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो सबसे नेगेटिव चीज डेमोक्रेट्स के लिए क्या हो सकती है? सबसे नेगेटिव चीज डेमोक्रेट्स के लिए यही हो सकती है कि जो पब्लिक है, जो अभी थोड़ी बहुत जनता उनके साथ में भी है, वो भी डाइवर्ट हो जाए, डिस्पर्स हो जाए उनके पास से, है ना, कि यार तुम तो क्या उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहे हो, उसको नीचे दिखाने के लिए बस उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहे हो, है ना, तुम्हारे पास कोई है नहीं कि उसको किसी और तरीके से नीचे गिराओ, तो तुम उनको पर्सनल ऑफेंस करे जा रहे हो, है ना। ये चीज आ सकती है लोगों के माइंड में कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी करें, हमें उससे क्या, हमें तो एक नेता चाहिए था, है ना। तो ये चीज उनके मन में आ सकती है। देखते हैं आगे। स्ट्रेंथनिंग ट्रम्प्स लीगल डिफेंस, कि उनका लीगल डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, उनको इस चीज को भी डिफेंड करने में काफी मुश्किल आने वाली है। पोलराइजिंग अमेरिकन्स फर्दर एंड बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिकल पार्टिसनशिप, ठीक है, यानी कि वो उनको डाइवर्ट कर देगा। ज्यादातर जो अमेरिका के लोग हैं उनका ओपिनियन जो है वो पोलराइज, डाइवर्ट कर देगा, यानी कि कोई नॉर्थ पोल को सिलेक्ट कर रहा है, कोई साउथ पोल को सिलेक्ट कर रहा है ना, और जरूरी नहीं कि जो अभी नॉर्थ पोल की तरफ है वो साउथ पोल की तरफ ना जाए, है ना। यानी कि जो अभी उनकी तरफ है, डेमोक्रेट्स की तरफ है, हो सकता है उनमें से कुछ हटके रिपब्लिकन की तरफ चले जाए कि क्या यार तुम तो एक ही कहानी गाए जा रहे हो, है ना, हमें तो इस पर उनकी पर्सनल लाइफ से हमें क्या लेना देना, कुछ अच्छा मसला है, कोई और मसला है तो आप बात कीजिए। तो ये चीज हो सकती है। अंडरमाइनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, कि जस्टिस डिपार्टमेंट की जो सत्यता है कि वो कितने अच्छे से सही तरीके से काम कर रहे हैं, उस चीज के तह तक जाएगा वो, ठीक है, यानी कि वो उनके उसको हाईलाइट कर देंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। तो ऐसा तो नहीं है, वो उनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जुडिशियल सिस्टम को डोनाल्ड ट्रंप के केस के ऊपर क्या उनके ऊपर एलिगेशन साबित होते नहीं होते, उससे क्या उनकी कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला ना। वीकनिंग द डेमोक्रेट्स पोजीशन इन दी 2024 इलेक्शन, कि डेमोक्रेट्स की पोजीशन जो है वो 2024 इलेक्शन में कमजोर हो जाएगी। कमजोर नहीं होगी लेकिन मजबूत भी नहीं होने, इस केस की वजह से मजबूत नहीं हो सकती, ठीक है। इस केस की वजह से मजबूत अगर वो सोच रहे हैं कि हम हो जाएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, पोलराइजिंग अमेरिकन्स फर्दर एंड बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिकल पार्टिसनशिप। हाउ कैन टोन ऑफ द पैसेज बी डिस्क्राइब, देखो काफी शांति से उन्होंने एकदम न्यूट्रल तरीके से दोनों बारीकियों को बताया है कि केस अभी क्या किया जा रहा है और उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, अगर उनको उनके ऊपर स्थापित करना है तो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे बच सकते हैं, उनके ऊपर ये केस अगर साबित हो जाता है तो क्या इसके ऊपर लीगली चार्जेस हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। उनने सिर्फ परिस्थितियों से रूबरू कराया है, तो काफी न्यूट्रल उनका रवैया है। सो ऑप्शन ए, न्यूट्रल इज करेक्ट। ना वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बायस्ड है, ना वो फेवर में है उनकी तरफ, और ना उनका कोई मसला है कि वो बड़े ही इस चीज के ना एक आंदोलन टाइप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सेंसेशन लाने की, कि बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं, वो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। सबको पता है ये चीजें, उनने बस वही चीज बताई है पूरा A to Z मैटर क्लियर करके, ठीक है। तो न्यूट्रल उनका रवैया है। Which of the following best summarizes the main theme of the passage? अब मेन थीम ऑफ द पैसेज कैसे समराइज कर सकते हैं? सीधी सी बात है, ये बोल सकते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंडिक्टमेंट के जो चार्जेस है उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। तो आगे उनको उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगा सकते हैं, उसका डेमोक्रेट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, यही चीजें। The passage is primarily about Donald Trump's extramarital affair with Stormy Daniels. तो इसके ऊपर नहीं है पैसेज इसके ऊपर है कि अब उनके ऊपर क्या क्या केस, उस केस के बाद में क्या क्या केसेस उनके ऊपर बन सकते हैं, ठीक है। The passage focuses on political consequences for Democrats in prosecuting Donald Trump, कि वो अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सजा होती है तो डेमोक्रेट्स के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी नहीं है। द पैसेज डिस्कसेस द इंडिक्टमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, एंड द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेट्स
एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स। ठीक है, कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, डेमोक्रेट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या लगा है, जो चार्ज लगा है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। द पैसेज एक्सक्लूसिवली डील्स विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप केस, कि वो पूरी की पूरी उसके केस की बारीकियां बता रहे हैं, लीगली जो भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, इतना लीगली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the synonym for the word indictment? Indictment का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब भी होता है आरोप लगाना। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। रिलीफ का मतलब होता है छुटकारा मिल जाना किसी परेशानी से, है ना। तो रिलीफ का मतलब होता है छुटकारा मिलना, या फिर ये भी बोल सकते हैं किसी की मदद करना, ठीक है। अग्रीमेंट का मतलब होता है राजी, किसी के साथ में आप हामी भर रहे हैं, किसी की बात से आप राजी हैं, सहमत हैं, ठीक है, सहमत। तो इंडिक्टमेंट आरोप लगाना, एक्विजिशन भी आरोप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोलराइज, पोलराइज मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे मैंने बताया ना कि उनका नजरिया अमेरिकन का पोलराइज हो सकता है, यानी कि अभी अगर कुछ लोग डेमोक्रेट्स के साथ में भी हैं तो वो उनसे अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कई लोग ये सोचें कि हमें इन उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों जानना चाहेंगे। होते हैं कई लोग, तो होते हैं जो पर्सनल लाइफ में भी घुसना चाहते हैं, है ना, कि नहीं हमें और बारीकियां बताओ, अच्छा उनका उनके साथ अफेयर था तो उसके अलावा और किस किस के साथ था अफेयर, ठीक है, उनको इतने पैसे दिए तो और किसको कितने दिए, अगर उनका स्टॉमी डेनियल्स के साथ अफेयर था तो उनकी वाइफ का भी किसी और के साथ अफेयर था। वो बिल्कुल पर्सनल घुसना चाहते हैं। लेकिन कोई लोग होते हैं जो नहीं चाहते किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, वो चाहते हैं कि हमारे बस सोसाइटी की भलाई हो, हमारे क्या फायदा है उससे, ठीक है, तो वो ये चीज जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है डिवाइड। यूनिफाई मतलब एकजुट करना, ठीक है। डिवाइड मतलब बांटना। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे के पूरक बनना, ठीक है, यानी कि जैसे कि आप समझिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, उनको बोलते हैं कि आपकी वाइफ बिल्कुल आपको कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी कि वो आपको कंप्लीट कर रही है, वो आपके पूरक हैं, ठीक है। इग्नोर मतलब कि नजरअंदाज करना। तो यहां पे डिवाइड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमें एंटोनिम बताना है। अभी तक हमने दो सिनोनिम करे, अब एंटोनिम बनाना है। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकबाज तरीके से, एकदम नौटंकी करके, नाटकीय रूप में, नाटकीय रूपांतरण या रूप कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब जो बिल्कुल सही एकदम सामान्य स्थिति में जो होना चाहिए, यानी कि नाटकीय तो नहीं है, सामान्य है ना। इंटेंस बड़ा ही गंभीर। स्पेक्टेकुलर दर्शनीय। स्पेलिंग के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी हिंदी की स्पेलिंग थोड़ी गलत होती है। ग्रिपिंग मतलब, अब ग्रिप क्या मतलब होता है, किसी को पकड़ना, है ना। आप पेंसिल की ग्रिप देखते हैं कि आपकी पकड़ कैसी है, तो ग्रिपिंग मतलब वही किसी चीज में बांधना, पकड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रामेटिक जो है वो ऑर्डिनरी, उसका एंटोनिम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट होता है, देखो जब आप कर रहे होते हैं वकील की कार्रवाई, अदालत की देख रहे होते हैं, तो एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक डिफेंस होता है कि नहीं होता है। हम पढ़ते हैं प्रोसिक्यूशन का आरोप है, डिफेंस इसके अगेंस्ट कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जैसा कि हम कोर्ट केसेस में देखते हैं मूवीज में। तो प्रोसिक्यूशन होता है आरोप लगाने वाला, ठीक है। डिफेंस होता है जो अपने आरोप को बचाव कर रहा है, यानी कि आरोपी का बचाव कर रहा है। प्रोसिक्यूट करना मतलब उसके ऊपर आरोप स्थापित करना, ठीक है। तो ये हो गया आरोप लगाने वाला, आरोप, ठीक है। डिफेंड मतलब होता है बचाव।
परस्यू मतलब होता है किसी को मनाने की कोशिश करना, किसी को परस्यू करना, ठीक है, मनाने की कोशिश करना। कंडेम्ड मतलब होता है खंडन करना, किसी बात की निंदा करना। चार्ज मतलब होता है जो प्रोसिक्यूशन है, आरोप है, वो सिद्ध हो गया तो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए डिफेंड इज करेक्ट। Choose the idiom that best describes the situation when the Democrats' reliance on hush money case could end up backfiring on them. ठीक है, अब देखो कि उन्होंने तो उम्मीद सारी की सारी लगाई हुई थी कि क्या इस हश मनी वाले केस से हम डोनाल्ड ट्रंप को हरा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को गिरा देंगे और क्या होगा, रिपब्लिकन पार्टी जो है वो हार जाएगी। लेकिन अगर जनता का नज़रिया जो है पोलराइज हो गया, डिवाइड हो गया इस मसले पे, तो उनके पास जो अभी के वोट्स हैं, इस वक्त का जो वोट बैंक है वो भी डिस्पर्स होके हो सकता है रिपब्लिकन की तरफ चला जाए। तो क्या हुआ कि एक तो केस से तो हारे ही हारे, और दूसरी चीज हाथ से जो बनती बनाई सरकार थी, बने बनाए लोग थे, वोट बैंक था, वो भी गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आसमान से टपके खजूर में अटके। ठीक है, बाइटिंग द बुलेट यानी कि गोलियां जब बाइटिंग द बुलेट होगा, हमने पहले भी डिस्कस करा बाइटिंग द बुलेट, नहीं ये नहीं होगा। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कि आसमान से टपके खजूर में अटके, है ना, यानी कि एक परेशानी से निकले और दूसरी उससे ज्यादा बड़ी परेशानी में पड़ गए। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, ठीक है, यानी कि कील को सिर पे मार देना, यानी कि अपने सर पे ही, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेना। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपने जो है काफी मुसीबत, डूबते को तिनके का सहारा, जैसे जिसको बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप बड़ी परेशान परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उस टाइम पे आपको क्या बोलते हैं, ये एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आई है किसी भी रूप में। ठीक है, वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन बी, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। Select the option that can be used as one word substitute for given group of words phrase. Persons chosen or elected by others to express their views. ठीक है, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति जिनको या तो चूज किया गया या इलेक्ट किया गया है इलेक्शन के थ्रू, कि वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स सामने रखें, जैसे कि हमारे MLAs MPs होते हैं। ठीक है, मंत्री, कोई भी लोकल मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर कोई क्या है, डेलीगेट्स है। किसकी डेलीगेट्स है, हिंदुस्तान की जनता के। ठीक है, क्या है, वो हमारे प्रेजेंटर हैं एक तरह से, कि हमारा जो भी व्यू पॉइंट है वो आगे प्रस्थान करेंगे। ठीक है, अगर कोई ये समझता है ना कि भाई मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कोई भी मिनिस्टर, तो ये बहुत, क्योंकि हम हमेशा जो है पॉलिटिशियंस को क्या बोलते हैं, समाज सेवक, जनता के सेवक, ये उनका वर्ड होता है। ठीक है, कहने का कि मैं तो भाई जनता का सेवक हूँ। वो अलग बात है कि कुछ उस चीज को उल्टा ही समझ लेते हैं। ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, वो हमारे व्यू पॉइंट्स को सामने नजरिया रखने के लिए ही बिठाए गए हैं, बनाए गए हैं, चूज किए गए हैं। ओके, फिलोलॉजी का मतलब होता है कि भाषा, जो हमारी भाषा होती है ना बोलने की, कोई भी भाषा की स्टडी की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। ठीक है, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। वेनाइल का मतलब होता है जो कि एक्सरसाइज कर सके, ठीक है, एक्सक्यूज किया जा सके। ठीक है, यानी कि जिसको हम माफ कर सकें। अब जैसे होता है कि बच्चे चाहे जितनी भी गलती कर ले, माँ बाप उनको माफ कर ही देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि उनके साथ भाई सारी जिंदगी का वास्ता तोड़ दिया, है ना। लेकिन अगर वही चीज किसी दूसरे का बच्चा करेगा तो क्या माँ बाप उनको माफ कर पाएंगे इतनी इजीली? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही है विनायल, यानी कि जिसको माफ कर दिया जा सके। एमेच्योर यानी कि जिसके जो एकदम नया नया नौसिखिया होता है ना, नौसिखिया जो होता है उसको बोलते हैं एमेच्योर। और डेलीगेट यानी कि वो व्यक्ति जिसको चूज किया गया है हमारे व्यू पॉइंट्स
एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किए, फिट और बैड टेम्पर और एंगर। ठीक है, अब एकदम से गुस्सा आ जाना, ठीक है, एकदम से गुस्सा आ जाना या एकदम से मूड खराब हो जाना, होता है ना कुछ लोग बात करते करते ही एकदम से हो जाता है। लड़कियों के लिए खास तौर पे बोलता है कि टैंट्रम शो कर रहे हैं, बच्चों के लिए बोला जाता है कि टैंट्रम शो कर रहे हैं, अभी तो अच्छे भले खेल रहे थे, अभी मम्मा से जिद करने लग पड़े। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जो कि ना आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपका बात है, उसको बड़े ही क्लेवर नजरिए से बिना किसी को दुख पहुंचाए बोल दी जाए। ठीक है, होते हैं ना कि ये लोग जो हंसी हंसी में आपके सामने बात बोल देते हैं, अब आपको समझ में नहीं आता कि अभी तो हंस रहे हैं, हंसते रहे, या उसने जो मेरे को ताना मारा है उसको उसका रिएक्ट करें, है ना, नहीं समझ में आता। तो एपिग्राम मतलब, टैंट्रम मतलब वही फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर। यूफोरिया मतलब खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। ठीक है, यूफोरिया मतलब खुशी का जो बहुत ज़्यादा खुशी की जो फीलिंग होती है उसको। गायनेकोलॉजिस्ट कोई ऐसा एक्सपर्ट जो पेट की बीमारियों के ठीक करने में, फीमेल जो सिस्टम होता है बॉडी का, स्टमक का सिस्टम होता है, ठीक है, उसको डील करने में सक्षम हो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी टैंट्रम इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for given group of words phrase. A person, an animal or a plant that lives, grows or is often found in particular place. एक ऐसा जानवर होता है ना कि जैसे आप समझ लेंगे कि शार्क जो है वो हमारे नदियों में तो नहीं मिलती, वो सिर्फ समुद्र में ही पाई जाती है ना, समुद्र के अंदर ही है। अब मगरमच्छ हैं, दुनिया में इतनी सारी नदियां हैं, क्या हर नदी में मगरमच्छ हैं? नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक नदियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर जगह की हो जाती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो। ठीक है, वो उसी जगह पर उगती हैं, वहीं पे पनपती हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, डेनिजन। डेनिजन होता है अ पर्सन और एनिमल जो कि किसी पर्टिकुलर जगह पर पाया जाए। सिरिन, सिरिन का मतलब होता है एक ऐसी महिला जिसको, जो देखने में तो बड़ी प्रभावी, बड़ी आकर्षक लगे, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी डेंजरस हो। जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है कि बड़ी खूबसूरत सी महिला होती हैं, लेकिन अंदर से वो क्या होती हैं, कोई या तो क्रिमिनल होंगी या फिर किसी बड़ी एजेंसी में, सीक्रेट एजेंसी में काम कर रही होती हैं और क्या मार धाड़ करती हैं, तो वो क्या होते हैं, सायरन। एक्रोबैट, एक्रोबैट एक जिम्नास्टिक का फॉर्म है जिसमें खतरनाक स्टंट किए जाते हैं। ठीक है, एक्रोबैट। इंट्रिग्यू, इंट्रिग्यू का मतलब होता है कि ऐसा सीक्रेट प्लान, किसी चीज को करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई सीक्रेट प्लान बनाना। ठीक है, सो ऑप्शन ए डेनिजन इज करेक्ट। ठीक है, फिलर्स का क्वेश्चन है, ट्वीकिंग गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन चैनल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, द यूनियन कैबिनेट हैज लेड डाउन सम नॉर्म्स ऑन कंटेंट एज वेल। अब ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो इंडिया में टेलीविजन चैनल्स की गाइडलाइंस में चेंजेस किए गए हैं ना, उसके ऊपर कि हमने प्रसार करना है कम से कम आधा घंटे के लिए, हमने कुछ अच्छा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट हमने प्रसार करना है, चाहे कोई भी चैनल हो, और कुछ इंटरनेशनल चैनल्स को उसमें छूट दी गई है। ठीक है, तो वही है कि जब नई गाइडलाइन सामने आई टेलीविजन चैनल्स जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, तो यूनियन कैबिनेट ने कुछ नए नॉर्म्स, कुछ नए नियम्स भी बनाए हैं कंटेंट किस तरीके का होना है उसके लिए भी। ठीक है, इन द टाइम ऑफ पोलराइजिंग ओपिनियन, एक ऐसे टाइम में जब इतने ज्यादा डिवाइसिव ओपिनियन है, देखो यहाँ पे फिर से पोलराइजिंग वर्ड आ रहा है जो भी हमने आगे पैसेज में भी पढ़ा है। ठीक है, ओपिनियंस, हीटेड डिबेट्स, एकदम गर्मा गर्म जब बहस होती है,
एंड नैरो टारगेटिंग ऑफ आइडियाज ऑन टेलीविजन। और देखो पहले क्या होता था, न्यूज़ बड़े विविध तरह की आती थी, ठीक है। अब क्या हो गया, न्यूज़ ज़्यादातर पॉलिटिक्स की आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या, किसी ने क्या भाषण दिया है ना, उसके ऊपर भी 2-2, 3-3 दिन तक लगातार बहस चल रही होती है, ठीक है। ज़्यादातर जैसे कुछ व्यक्ति पॉलिटिक्स में ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बात कह देते हैं, राइट, बिना सोचे कि उसका आफ्टर मैथ क्या होगा। उनके भाषणों के ऊपर जिनको शायद इतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उनको इतना तवज्जो नहीं देंगे तो शायद वो दोबारा ये चीज़ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन उनके ऊपर इतनी इतनी लंबी बहसें चल रही जिसमें उस व्यक्ति को ही शामिल नहीं किया जिसने भाषण बोला है। तो एटलीस्ट उनसे तो पूछ लो उन्होंने क्या बोला है, किस मंशा से बोला है, नहीं उनके बेसिस पे कि उनने ऐसा क्यों बोला होगा, उन्हें क्या सोच के ऐसा बोला, आप माफ़ी मांगिए। कोई थर्ड पर्सन कोई वो पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के पार्टी के कोई थर्ड पर्सन उनको पकड़े जा रहे हैं। तो इतनी नैरो टारगेटिंग हो गई आइडियाज़ की टेलीविजन पे। It said wherever applicable, the channels would have to broadcast content on themes of national importance। तो फिर ये कहा गया कि जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो, जहाँ कहीं भी लगाया जा सके, हो सके तो चैनल्स को इन थीम्स के ऊपर, निम्नलिखित थीम्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना होगा कंटेंट, ठीक है। क्या क्या थीम्स है, नेशनल इंपॉर्टेंस, सोशली रेलेवेंट इश्यूज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के और सोशली रेलेवेंट इश्यूज के ऊपर कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन उनको कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार करके पेश करना है, ठीक है। द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 point out that as airwaves and frequencies are public property and need to be used in the best interest of society, a company with permission to operate in India, बोल रहे हैं कि ये जो अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स की गाइडलाइंस जो जारी हुई उसमें ये पॉइंट ये कहा गया कि एयरवेव्स, यानी कि एयरवेव्स का क्यों जिक्र हुआ, आपको पता है हमारे टेलीविजन सिग्नल का जो भी ट्रांसमिशन होता है वो एयर सिग्नल्स के थ्रू होता है ना, ट्रांसमीटर के थ्रू वो सिग्नल्स भेजे जाते हैं सैटेलाइट को। अब कोई तार तो नहीं दिखती, आपको दिख रही है कोई तार यहाँ पे अपने एंटीना से लेके सैटेलाइट तक कोई तार दिख रही है, नहीं ना। वो किसके जरिए जाते हैं, हवा के जरिए, एयर में वो सिग्नल्स दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज उसकी मैच करी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं एयरवेव्स या फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हवा के ऊपर कोई नियम तो नहीं लगा सकता कि ये भाई सरकारी है या ये किसी बंदे की, खास बंदे की है, नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर कोई टैक्स थोड़ी लगा सकते, वो सबकी है, सब यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि उसका सप्लाई आपको करना नहीं पड़ता, वो सब यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है जब पाइपों में हवा आने लग पड़े कि पाइप्स के थ्रू घर घर में सप्लाई हो रही है तब हो सकता है उसके ऊपर टैक्स लग जाए, अदरवाइज अभी तो फ्री मिल रही है सबको, है ना। तो बोल रहे हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमें पब्लिक सामाजिक हित में उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। अ कंपनी विद परमिशन, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको इंडिया में ऑपरेट करने की परमिशन मिली है, डैश फॉरेन चैनल्स विल हैव टू एयर कंटेंट इन द सर्विस ऑफ पब्लिक। और किनको छोड़ के, फॉरेन चैनल्स को छोड़ के या फिर फॉरेन चैनल्स को इंक्लूड करके। अब यहाँ पे यही दो सिचुएशन होंगी, या तो इंक्लूडिंग फॉरेन चैनल्स या फिर एक्सेप्ट फॉरेन चैनल्स। विल हैव टू, उनको क्या करना पड़ेगा, एयर करना पड़ेगा, यानी कि प्रसार करना पड़ेगा सर्विस ऑफ द पब्लिक, कंटेंट इन द सर्विस, ऐसा कंटेंट जो पब्लिक की भलाई के लिए हो, ठीक है। The themes that have been picked out include education, जो themes pick out की गई हैं उनमें education शामिल है, the spread of literacy, ठीक है, ज्ञान का, education का spread है, agriculture and rural development, health and family welfare, science and technology, the welfare of women and weaker sections of society, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये थीम्स है, इनके ऊपर आपको दिखाना ही दिखाना है। अब जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको सभी पे दिखाना है, या जरूरी नहीं है कि आपको सभी के ऊपर हर महीने दिखाना ही दिखाना है। हो सकता है कि आपने लिटरेसी के ऊपर ही करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते कुछ कार्यक्रम चला दिया है ना, या फिर हो सकता है कि आपने एनवायरनमेंट के ऊपर ही पूरा महीना कुछ कार्यक्रम चला दिया, पर इन्हीं थीम्स में से सिलेक्ट करके आपको चलाना है आधे घंटे पर डे।
These are subjects on which a lot more awareness is necessary. ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है. According to FICCI EY report, with television subscriptions estimated to add another 42 million by 2025, यानी कि 42 मिलियन तक सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाएंगे टेलीविजन के 2025 तक, फ्रॉम 178 मिलियन इन 2021, जो कि अभी कितना है 178, उसमें 42 मिलियन और ऐड हो जाएंगे. ठीक है. ऑन द फेस ऑफ इट, द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज नॉट अ बैड आइडिया इन अ डाइवर्स कंट्री विद मेरिड इश्यूज. तो ये जो पब्लिक सर्विस के लिए ब्रॉडकास्ट करने की यानी कि कार्यक्रम बनाने की, दर्शाने की बात की जा रही है, ये कोई खराब आइडिया नहीं है. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा विविधता है और इश्यूज यानी कि समस्याएं जो हैं वो भी उतनी ही विविध हैं. ठीक है. यानी कि एक कोई बंगाली व्यक्ति है, बंगाल है, उसकी स्थिति कुछ अलग है, वहाँ के लोगों की समस्याएं अलग हैं, पंजाब के लोगों की समस्याएं अलग हैं. ठीक है. साउथ कन्याकुमारी के लोगों की समस्या अलग हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं अलग हैं. ठीक है. तो एक तो नहीं है कि हम एक ही कार्यक्रम सबके लिए चला दें, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, उससे सबकी समस्या नहीं. अब साउथ साइड में लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है. ठीक है. नॉर्थ साइड में लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है साउथ के कंपैरिजन में. ठीक है. लेकिन हो सकता है कि साउथ साइड में लोगों को भी अपने कल्चरल वैल्यूज़ का इतना पता नहीं है. ठीक है. या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का पता नहीं है, जो कि नॉर्थ साइड में उनको पता है, क्योंकि पहाड़ गिरते जा रहे हैं जितनी ज़्यादा कटिंग हो रही है, तो है ना, लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं. तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम है. द गुड डैश हाउएवर कम्स विद अ डैश. अब कोई भी अच्छी चीज़ है उसके एक बुरा कॉन्सिक्वेंस भी होता है. ठीक है. बुरा प्रभाव भी होता है. आप बोलते हैं ना, अच्छे के साथ बुरा तो आता ही आता है. द गाइडलाइंस से the central government may from time to time issue a general dash to the channels for telecast of content of national interest and the channel shall comply with the same. तो अब ये बोल रहे हैं कि गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर कुछ नए नियम, जनरल गाइडलाइंस या जनरल नोटिफिकेशन कुछ जारी कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर चैनल्स को अपना कंटेंट टेलीकास्ट करना होगा नेशनल हित में और उनकी बात भी माननी पड़ेगी. ठीक है. अब ये एक तरह से ज़बरदस्ती की बात हो गई. अब आप बताओ कि आपको वो जब आपका मन होता है तब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं, बजाय कि इसके मम्मी पीछे डंडा लेके पड़ी हुई है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एग्जाम आ रहे, तब तो आपसे पढ़ाई नहीं होएगी ना. तो वही चीज़ यहाँ पे कि सरकार जो है वो उनके पीछे डंडा लेके पड़ी हुई है कि हम आपको बताएंगे, आपको वैसे ही करना है. दूसरी चीज़, इसमें क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी पर्सन लोगों की, कि हम कुछ नया कर ही नहीं पा रहे बिकॉज आपने बता दिया कि ये चीज़ आप नहीं बोल सकते. ठीक है. अब उन्होंने बोल दिया कि आप सरकार की किसी भी तरीके से निंदा नहीं कर सकते. ठीक है. तो यानी कि क्रिटिक कोई रह ही नहीं जाएगा. Though the government has left it to the channels to appropriately modulate their content to fulfill the obligation, its stated intention to step dash as and when required may be another way to signal that it will keep a watchful eye on the media. तो बोल रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट ने ये तो कहा कि आप अपने हिसाब से कंटेंट तैयार करो, आपको बस हमारी जो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको डेली भेजना है 30 मिनट का प्रोग्राम, वो आपको फुलफिल करना है, या फिर आपको इसमें किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है. सपोज करो उन्होंने बोल दिया तो आप जानवर का इस्तेमाल नहीं करें, आप प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कीजिए, किसी को जानवर का कॉस्ट्यूम पहना के उसको इस्तेमाल कीजिए. ठीक है. तो वो चीज़ है कि उनने ये तो कह दिया कि आप अपने तरीके से मॉड्यूलेट कर लो कंटेंट को, जिससे कि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए. लेकिन जो उनकी मंशा है कि वो उनके कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो साफ तौर पे दर्शाता है कि सरकार जो है मीडिया के ऊपर पैनी नज़र रखने वाली है. ठीक है. सबसे पहला तो हमने क्या बोला, या तो फॉरेन चैनल्स को एक्सक्लूड किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है. हियरिंग मतलब सुनना, तो हियरिंग फॉरेन चैनल्स तो नहीं हो सकता. बियरिंग का मतलब होता है व्यवहार, रवैया. ठीक है. तो व्यवहार और रवैया फॉरेन चैनल्स का नहीं. बारिंग मतलब उनको छोड़ के, यानी कि फॉरेन चैनल्स को छोड़ के, उनको छोड़ के बाकी सभी जो भी चैनल्स इंडिया में काम कर रहे हैं
उनको ये कार्यक्रम दिखाने ही दिखाने हैं। ठीक है, बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव, सो ऑप्शन सी बारिंग इज करेक्ट। द गुड डैश हाउएवर कम्स विद डैश, तो कोई भी गुड इंटेंशन है उसके साथ में कुछ बैड क्या आता है, कोई भी अच्छा आप कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके साथ में हो सकता है कुछ बुरा चीज भी हो जाए। अब आप अपने जैसे कि आप समझो कि आपने अपना काम निकलवाना है, ठीक है, आपने किसी सरकारी दफ्तर से अपनी फाइल रवाना करवानी है, बड़ा टाइम हो गया, 2 साल हो गए, नहीं हो रहा, आपने बाबूजी को पैसे दे दिए 100-200 रुपए, ठीक है, तो आपने तो अपनी मंशा अच्छी थी कि यार 2 साल हो गए मेरा काम अटका पड़ा है, मैं अब कैसे भी करवा लूँ, ठीक है मैं मांग रहे हैं पैसे तो पैसे देकर करवा लूँ। आपने अच्छी मंशा से कि आपका काम हो जाए, आपने अच्छी मंशा की, लेकिन वो काम किस चीज़ का हो गया, रिश्वत देने का, तो हो क्या गया, वो रिश्वत दे दी गई, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। ठीक है, तो एक्सटेंट का मतलब होता है स्कोप, किस एक्सटेंट तक ये, किस स्कोप, क्या इसकी स्कोप है, कितने हद तक ये जा सकते हैं। मेंटेन मतलब होता है कि बनाए रखना। ठीक है, इनोसेंट मतलब होता है कि भोला भाला, और इंटेंट मतलब होता है मंशा, इरादा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी अच्छी मंशा जो है वो किसके साथ आती है, विद अ बैड स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है कि आप कोई शर्त के रूप में किसी चीज को साबित करें कि इसकी ये शर्तें हैं, अगर आप मेरी इन शर्तों को मान लेते हैं तो ठीक है मैं आपका काम कर देता हूँ। शेवेट मतलब चेतावनी। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है वर्ड। प्रोविजो मतलब होता है नियम या शर्त। ठीक है, और समन आपको पता है क्या होता है, नोटिस, लीगल नोटिस कोई। ठीक है, समन। तो अब वो बोल रहे हैं कि कोई भी गुड इंटेंट जो है कम्स विद अ चेतावनी, शेविट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The guidelines say the general central government may from time to time issue a general सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल, अब वो क्या टाइम टू टाइम जनरल क्या कर सकते हैं, एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एडवाइजरी का मतलब होता है कि वो सलाह परामर्श जारी कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेटिव मतलब कि सलाहकार तौर पे सलाह जारी कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेटिव मतलब कि जानकारी के रूप में कुछ जारी कर सकते हैं। कॉशनरी मतलब होता है कि बचाव के तरीके, है ना, कि होने से पहले कोई चीज आप बचाव कर लें, तो यहाँ पे एडवाइजरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू स्टेप डैश एज एंड व्हेन, तो अब यहाँ पे देखो जो ये स्टेप के साथ में हो रहा है, इट स्टेटेड इंटेंशन टू स्टेप डैश एज एंड व्हेन, तो आप किसी चीज के अंदर घुसने की कोशिश करें जब आपका मन चाहे। ठीक है, यानी कि आप किसी की कार्य प्रणाली के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करें तो स्टेप इन होगा। ठीक है, ये फ्रेज है, इसका मतलब है हस्तक्षेप करना। ओके, तो ऑप्शन डी स्टेप इन इज करेक्ट। एरर का क्वेश्चन है, सिंस द बिगनिंग ऑफ द टर्म वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पोएट्री। ठीक है, अब देखो जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है हम तब से करे जा रहे हैं बहुत सारा टाइम पोएट्री के ऊपर स्पेंड। ठीक है, तो करे जा रहे हैं क्या नहीं, आके हमने जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक हमने बहुत सारा टाइम पोएट्री के ऊपर स्पेंड किया है। ठीक है, तो वी आर स्पेंडिंग के बजाय वी हैव स्पेंट। तो यहाँ पे बी में एरर है, योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट शी। अब देखो यहाँ पे सिस्टर खाना बनाती है, ठीक है, कुक्स वेल, लेकिन इजंट शी जो है आगे वाले स्टेटमेंट के साथ का समकालीन नहीं है, यानी कि उसके साथ का मैच होता हुआ नहीं है। इजंट शी की बजाय यहाँ पर आएगा डजंट शी। ओके, सो ऑप्शन सी में गलती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स in its villages and thus the contribution
of agriculture to the Indian economy becomes very important. अब यहाँ पे पॉपुलेशन की बजाय पॉपुलेशंस आएगा, ठीक है, कि जो हमारी ज्यादातर जनता है, ठीक है, ज्यादातर जनता जो है वो कहाँ रहती है, विलेज में रहती है, जहाँ से क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर क्या है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ठीक है। Catherine's grandfather always lost his balance while walking and would be found fallen. अब वो अपना बैलेंस खो देते थे और पाए जाते थे, ठीक है, गिरे हुए पाए जाते थे कहीं पे भी। तो वुड बी फॉलन तो आगे आने वाले में होता है ना, कि हो सकता है कि वो गिरे हुए पाए जाए, यहाँ पे होगा वॉज फाउंड फॉलन, ठीक है, वुड बी की जगह होगा वॉज फाउंड फॉलन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी सी में एरर है, ओके, ठीक है। पैरा जंबल का क्वेश्चन है, द आरबीआई हैड इन सितंबर अलाउड द पब्लिक सेक्टर यूको बैंक टू ओपन अ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर रशियाज गैज़प्रोम बैंक, ठीक है, यानी कि यूको बैंक और रशिया के बैंक जो है गैज़प्रो बैंक, इसमें कुछ डील हुई है जिसको आरबीआई ने अलाउ कर दिया सितंबर में कि यूको बैंक जो है स्पेशल रुपए वाला वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है, ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। दिस वॉज टू एनेबल पेमेंट्स फ्रॉम इम्पोर्ट फॉर इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया टू बी मेड इन रुपीज एंड क्रेडिटेड टू सेड अकाउंट। ये क्यों किया गया, ताकि हम जो भी वहां से पेमेंट है रशिया से वो रुपए में ले सके, ठीक है। India's foreign exchange reserve at 531.08 billion as on October 28 have dipped from a peak of 642.02 billion a year ago. कि इंडिया के पास पहले जो है फॉरेन एक्सचेंज में कितना था, 642.02 बिलियन था पिछले से, तो वो अक्टूबर यानी कि पिछले साल अक्टूबर में जब हमने देखा तो वो कितना गिर चुका था, 531.08 बिलियन तक हो चुका था, यानी कि इतना पैसा हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे। It isn't surprising, therefore, that the government and Reserve Bank of India are seeking to conserve reserves by facilitating international trade in the domestic currency as opposed to dollar. ठीक है, तो ये कोई बड़ा सरप्राइज वाली बात नहीं है, हमें कोई इसको देख के सरप्राइज नहीं लगा कि हमारी सरकार और आरबीआई जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाए रखने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में डोमेस्टिक करेंसी का यूज कर रहे हैं बजाय कि डॉलर के, ठीक है। यूजुअली ट्रेड किस में होता है, डॉलर में होता है, लेकिन आपको पता है रशिया और इंडिया के बीच में रूबल और रुपी के अंदर एक्सचेंज होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम उनको रुपी भी देंगे तो भी उनको चलेगा, उनको ज़रूरी नहीं, और वो हमें रूबल देंगे तो हमें चलेगा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में अमेरिका जो है काफ़ी बार इंडिया को प्रेशराइज कर चुका है कि आप ये बंद कर दो। स्पेशली अब जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद उनने खास तौर पे इस चीज़ को प्रभावित करने की कोशिश करी है, लेकिन हमने नई एक पॉलिसी चलाई है जिससे कि हमारे जो अगर वहाँ पे रशिया से हमें रूबल में पैसा आएगा तो हम यहाँ पे उसको रुपये में मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी शुरुआत की गई थी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के, जिसपे उनने पैसा ट्रांसफ़र करके इंडिया से वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ से इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया और ये स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। The monies deposited in the same Vostro account could in turn be debited for paying Indian exporters to Russia in rupees, ठीक है, कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अगर रशिया में माल भेजते हैं तो उनको रुपीज़ में पेमेंट करने में हो जाएगा, यानी कि वहाँ से अगर किसी ने रूबल में पैसा हमारे अकाउंट में पैसा डाला, किसी ने 5 रूबल डाले, ठीक है, उसका अगर सपोज करो कि 5 रूबल ही रेट है तो इंडिया में वो रूबल नहीं, इंडिया में उसके अकाउंट में 5 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि इस बंदे ने किसी को या कोई और बंदा उसने वहाँ पे किसी को पेमेंट करनी है, उससे सामान लिया और पेमेंट करनी है, तो वो उसको 5 रुपये डालेगा, उसके अकाउंट में 5 रूबल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का ट्रेड जो भी उनके करेंसी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जारी कर दिया गया, ओके। तो अब देखो सबसे पहले कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज ये गिर चुके हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया क्योंकि एक बेसिक बता रहा है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद में होगा कि ये बहुत सरप्राइज की, क्योंकि इतना चेंज हुआ, इतना हमारा रिजर्व कम हो गए, तो ये कोई बड़े सरप्राइज की बात नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने उस पैसे को बचाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक करेंसी में शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ डॉलर। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है स्टेटमेंट कि आरबीआई ने सितंबर में पब्लिक सेक्टर यूको बैंक को स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए कह दिया, राजी दे दी। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद होता है फोर्थ स्टेटमेंट कि जो ये एक चीज़ क्यों की गई, इसमें क्या किया गया कि इंपोर्ट्स जो होंगे रशिया से रुपीस में, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा टी, कि ये जो है वॉस्त्रो अकाउंट में जो डिपॉजिट किया जाएगा, वो अगर किसी दूसरे को हमने रशिया में पेमेंट करनी है या वहाँ से किसी ने यहाँ पे पेमेंट करनी है तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5। तो आर एस पी क्यू टी, आर एस पी क्यू टी, ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी। आर से स्टार्ट होने वाले 2 ही हैं, तो ए और डी तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आता है आर एस, इसमें आर पी आ रहा है, ऑप्शन बी में आर एस पी क्यू टी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A special court dealing with cases under the Prevention of Money Laundering Act in Mumbai has made some extraordinarily scathing observations about the way the Enforcement Directorate function. एक स्पेशल कोर्ट ने, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में कार्य कर रही थी, उन केसेस के ऊपर डील कर रही थी, उसने पाया कहाँ पे, मुंबई में। तो उन्होंने ये बहुत ही चौंका देने वाली, बहुत ही गंभीर तरीके की फाइंडिंग्स उनको मिली कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, उनके कार्यप्रणाली में हो सकता है उनको कुछ खामियां नजर आई। ठीक है, उनको बड़ी शॉकिंग कुछ चीजें पता चली। व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे एमपी, द कोर्ट हैज टर्म्ड हिज अरेस्ट नॉट ओनली इलीगल बट ऑल्सो वन रिकॉर्डेड फॉर नो रीजन एट ऑल। जब उनने संजय रावत, जो शिवसेना जो है वहाँ के पार्टी, उसके एमपी भी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संजय रावत, उनको जब बेल दी गई तो उन्होंने कहा गया कि संजय रावत का अरेस्ट ना सिर्फ इलीगल था, बट कि सिर्फ इलीगल नहीं था, बल्कि बिना किसी कारण के उनको अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर ऐसा कोई भी चार्ज साबित नहीं हो रहा था। ठीक है, The grant of bail and the observations made by Special Judge M.G. Deshpande have galvanized the ED to file an immediate appeal before the Bombay High Court, but the lengthy order contains enough material to substantiate the charge by opposition parties that central agencies are being utilized to hound political opponents. कि उनने सीधा उनको बोला कि बेल तो हम दे रहे हैं, ठीक है, और आप एक काम करो, आप आगे हाई कोर्ट में अपील कर दो। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो इतना बड़ा सारा मटेरियल था कि उनको बेल ग्रांट करते टाइम जो उन्होंने इतनी लंबी सारी कार्रवाई लिखी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज हैं किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको सीधी सीधी ये बात कहने को मिल गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि ये ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आरबीआई है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले प्रणालियां हैं, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों, इन एजेंसीज का अपने मन माफिक, अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हराने के लिए, नीचे गिराने के लिए। ठीक है, जो होता भी है, हम सब इस चीज़ से वाकिफ हैं, कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, राइट। The judge has found that the underlying criminal case of cheating concerned another set of people who had committed misdeeds, but they were not arrested. बोल रहे हैं कि जिस केस के ऊपर संजय राउत जी को गिरफ्तार किया गया चीटिंग का, उसमें दूसरे लोग का आरोपी थे, दूसरे लोग थे, लेकिन जिनको उन्होंने छुआ तक भी नहीं, अरेस्ट भी नहीं किया। ठीक है, और संजय राउत को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। As far as Mr. Raut and his associate Praveen Raut, who has also been given bail, were concerned, it was essentially a civil dispute and there was nothing to show that money involved in their transactions were proceeds of crime.
बोल रहे कि मिस्टर रावत, संजय रावत और जिनके साथ में उनकी डीलिंग हुई प्रवीण रावत, ये एकदम सिविल डिस्प्यूट था, यानी कि हो सकता है कि प्रवीण रावत ने बोला उनसे, संजय रावत से 50 लाख किसी चीज़ के मांगे हो कोई डील करने के, और उन्होंने उसको 50 के बजाय 45 दिए हो, और उस पर उन्होंने केस कर दिया, और केस कर दिया तो बस ये उनका सिर्फ पब्लिक एक डिस्प्यूट था, एक ऐसा डिस्प्यूट था जिसको वो लोग आपस में पुलिस में जाके थोड़ा बहुत बोल के सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर दी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अब यहाँ पे देखो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि संजय स्पेशल कोर्ट ने एक प्रोसीडिंग में ये पाया कि डायरेक्टर काम कैसे करती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर सेकंड हो गया कि उन्होंने जब बेल दी संजय रावत को तो उन्होंने क्या कहा कि उनकी बेल, उनकी जो अरेस्ट था वो अनरीजनेबल था। फिर उसके बाद द ग्रांट ऑफ बेल ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने बेल दी उनमें उसने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दो, लेकिन इससे क्या हो गया, ऑपोजिशन को मौका मिल गया कहने का कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करती है। फिर जज ने ये भी कहा कि जो क्रिमिनल केस था वो उनके ऊपर बनता ही नहीं था चीटिंग का, और जिसका हवाला उन्हें दिया उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व थे जिनको उन्हें पकड़ा तक भी नहीं। ठीक है, और टी स्टेटमेंट की ये जो था ये पूरा का पूरा एक छोटा सा केस था जो कि वो लोग आपस में बैठ के या फिर मध्यस्थ के थ्रू भी सुलझा सकते थे, उसमें क्रिमिनल केस कोई बनता नहीं था। तो ये सीधा सीधा जिस फॉर्मेट में दिया गया उसी फॉर्मेट में है, PQRST, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। PhD thesis is a bid to stem the unhealthy practice of many scholars paying substandard predatory journals to publish their papers without sufficient review। यानी कि PhD थीसिस, अब ये कुछ किसी चीज़ की बात हुई है पहले, उसके बारे में बोला गया है कि ये चीज़ PhD थीसिस में करना एक बिड है कि हम रोक पाएँ जो अनहेल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे स्कॉलर्स, उनके इन तरीकों को रोक पाएँ। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड प्रेडेटरी जर्नल्स में वो अपना पेपर पब्लिश कराते हैं जो कि अच्छे से सफिशिएंट रिव्यू नहीं करते हैं, अच्छे से रिव्यू नहीं करते हैं उनके पेपर को, और जिसकी वजह से जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है डॉक्टरल एजुकेशन का वो कमज़ोर हो गया है। ठीक है, ख़राब हो गया। स्टडीज़ हैव शोन दैट मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टरल स्टूडेंट्स पब्लिश इन सच जर्नल्स। स्टडीज़ में पाया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस डिसीजन टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स, कि यूजीसी का जो ये फैसला है कि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हटा देंगे कि आपको पीयर रिव्यूड जर्नल्स में ही पेपर पब्लिश कराना है, ये क्या है, ये काफ़ी सीन फ्रॉम दिस एंगल द यूजीसीज मूव इज इंडीड द राइट वन। अगर इस नज़रिए से देखें तो यूजीसी का मूव एकदम सही है। ठीक है, द मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग देयर ड्राफ्ट टू रेप्यूटेड जर्नल्स अवेटिंग रिव्यू एंड रिवाइजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया आर कि यूजीसी का ये कदम है सबमिटिंग अ पीएचडी थीसिस इज अ बिड टू स्टेम द अनहेल्दी प्रैक्टिस, की ये एक बिड है कि हम अनहेल्दी प्रैक्टिस को रोक पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि अगर हम इस नज़रिए से देखें तो यूजीसी का ये जो कदम है ये बिल्कुल सही है, दिख रहा है, अभी सही नज़र आ रहा है। ठीक है, थर्ड हो गया। इसके बाद आते हैं स्टडीज़ में पाया गया। ठीक है, स्टडीज़ में पाया गया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे जर्नल्स की बजाय जिनमें टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है सबमिट कराने के लिए, पेपर्स को चेक किया जाता है, उनकी बजाय दूसरे जर्नल्स में पब्लिश करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट हो गया RPSQT। आर से दो स्टार्ट हो रहे हैं तो BRS है, CRPSQT, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, प्लस आपको ऑडियो भी पूरे आर्टिकल का मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा।